एक बार इस इमेज को देखो। इमेज से इतना मन नहीं भरा, इस वीडियो को देखो। कितना खतरनाक लग रहा है वीडियो के अंदर ही। सोचो इस फोन की इन हैंड फील कितनी अच्छी होगी। जिसने नोट 20 अल्ट्रा यूज कर रखा है उसे पता होगा कि वो किस लेवल का फोन था। अब यहाँ पर पूरी टेक इंडस्ट्री के अंदर र्यूमर्स, लीक्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि ये फोन है S22 अल्ट्रा, लेकिन कुछ लीक्स यहाँ पर ये भी बताती है कि नोट सीरीज भी अंडर प्रोसेस है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये पहले नोट सीरीज के अंदर ही बनाया जा रहा हो, लेकिन फिर सैमसंग का प्लान बदला और उसने इसे S सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर पॉइंट ये नहीं है कि ये एक्सिनोस चिप के साथ आता है, पॉइंट ये है कि ये दूसरे देशों में स्नैपड्रैगन के साथ क्यों आता है। मतलब अगर मैंने एक प्राइस दिया है फ्लैगशिप फोन के लिए, तो फ्लैगशिप का मतलब ही होता है कि मुझे टॉप नॉच, बिल्कुल खतरनाक वाली स्पेसिफिकेशन, खतरनाक वाली परफॉर्मेंस मिलेगी। मैं उसमें 19-20 का भी कॉम्प्रोमाइज नहीं झेलूंगा, इसी वजह से मैंने उसका प्रीमियम चार्ज दिया है। तो वेल, जवाब इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। अगर सैमसंग को यूएस के अंदर या फिर जहां पर भी CDM में नेटवर्क सिस्टम का इस्तेमाल करा जाता है, वहां पर अगर ऑपरेशन करना है, अपना मॉडेम बेचना है, तो उसे क्वालकॉम को पैसे देने पड़ेंगे। इसे बिल्कुल सिंपल आसान शब्दों में समझते हैं। मान लो इंडिया के अंदर एयरटेल, जियो, वोडाफोन तीनों हैं। वहां पर ये तीनों के तीनों एक इतनी बड़ी नेटवर्क बैंड है, उसके अंदर काम कर रहे हैं। इस फ्रीक्वेंसी पे एयरटेल, इस पे जियो, इस पे वोडाफोन। अब यहाँ पर 4G के कुछ बैंड्स CDMA के अंडर भी आते हैं। अब यूएस जैसी कंट्रीज में CDMA के कुछ फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं जिस पर ऑपरेट करने वाले जितने भी डिवाइसेस हैं, वो जिस टेक्नोलॉजी पर चल रहे हैं ना, वो टेक्नोलॉजी क्वालकॉम ने पेटेंट करवा रखी है। और अगर किसी भी कंपनी को उन बैंड्स का इस्तेमाल करके अपना डिवाइस बनाना है, तो उसे उस पेटेंट के लिए पैसे देने पड़ेंगे क्वालकॉम को। तो यहाँ पर सैमसंग जो है वो एक्सिनोस चिपसेट के अंदर अपने खुद के मॉडेम यूज करता है, क्वालकॉम से एक अलग डिवाइस। तो इसी वजह से अगर यूएस में सैमसंग एक्सिनोस का यूज करेगा तो उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी क्वालकॉम को। अब आप पूछोगे कि फिर ये दूसरे कंट्रीज में क्यों ऐसा करते हैं, वहां पर भी क्वालकॉम के फोन मिलते हैं, चाइना, यूके वगैरह में। तो यहाँ पर सिंपल सी लॉजिक है, अगर सैमसंग ही है वो क्वालकॉम से कम चिप्स बाय करेगा तो हर एक चिप का प्राइस ज्यादा देना पड़ेगा उसे। अल्टीमेटली उसे फोन का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर वो एक साथ ज्यादा चिप उठाएगा तो पर चिप कॉस्ट कम हो जाएगी। इसी वजह से जो दूसरी कंट्रीज है जो CDMA पे आज भी चल रही हैं, उन कंट्रीज में भी वो अपना क्वालकॉम वाला प्रोसेसर ही इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर हमें सवाल ये नहीं पूछना चाहिए कि सैमसंग एक्सिनोस का प्रोसेसर केवल इंडिया में ही क्यों यूज करता है। सवाल ये पूछना चाहिए कि क्यों उसे बाहर यूएस वगैरह में स्नैपड्रैगन का चिपसेट यूज करना पड़ता है। उसका बस चले तो वो पूरी दुनिया में एक्सिनोस ही यूज करेगा। तो अगला सवाल इसी के साथ ये बन जाता है कि क्यों आखिर ये लगातार एक्सिनोस पे काम क्यों कर रहा है। हमने पास में देखा, एक टाइम आया था जब एक्सिनोस ने स्नैपड्रैगन का जो ओवरहीटिंग थी उसकी वजह से वो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। लेकिन अब अगर हम देखें तो ये डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल क्यों वो लगा पड़ा है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों सैमसंग जो है वो अपनी चिपसेट एक्सिनोस सिर्फ सैमसंग के फोन में ही अलाउ करता है, दूसरे कंपनीज को वो चिप नहीं देता। किसी भी स्मार्टफोन का जो मेन 3 कंपोनेंट है आफ्टर परफॉर्मेंस, वो है उसकी बैटरी, उसका डिस्प्ले और उसके कैमरास। और ये तीनों ही कैटेगरी ऐसी है जहां पर सैमसंग लीड करता है। डिस्प्ले के मामले में तो आप उसका मुकाबला ही नहीं कर सकते, बात रह जाती है सिर्फ परफॉर्मेंस की। तो यही वो रीजन है, यहीं पर इस चीज को वो एक्सपर्टीज करना चाहता है और इसीलिए वो लगातार एक्सिनोस पर काम कर रहा है। इसी के साथ साथ कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो एक्सिनोस को कंटिन्यू रखने में सैमसंग की मदद कर रहे हैं। नंबर 1, कॉस्ट कटिंग। अब देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, अपनी घर की खेती, अपने घर की सब्जियां हमेशा हमें मार्केट से सस्ती पड़ेंगी। देखो क्वालकॉम के केस में क्या है, उसे सबसे पहले आर्म से आर्किटेक्चर लेना पड़ेगा, उसके बाद वो जाएगा अपनी डिजाइन करने के बाद सैमसंग या फिर TSMC के पास अपनी चिप को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए, और उसके बाद वो अपनी चिप को बेच पाएगा, जहां पर उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन सैमसंग के केस में सैमसंग को केवल आर्म के पास जाना पड़ता है आर्किटेक्चर लेने के लिए, उसके बाद डिजाइनिंग वो करता है खुद, फैब्रिकेशन उसके पास खुद की है, मैन्युफैक्चरिंग वो खुद कर सकता है, तो सारा काम वो खुद कर सकता है। तो कॉस्ट यहाँ पर उसकी बहुत ज्यादा बच जाती है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने की ये है कि सैमसंग इस बची हुई प्राइस को अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए यूज करता है, ना कि प्राइस को कम करने के लिए। और देखो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, कंपनीज का काम ही होता है प्रॉफिट जनरेट करना। स्नैपड्रैगन 720G ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट
मिड रेंज स्टेबल प्रोसेसर है। ये आपको 10 से 15,000 के फोन की रेंज में आपको आराम से देखने को मिल जा रहा है। अगर हम बात करें वो फोन जो सबसे सस्ता था इस प्रोसेसर के साथ, वो था पोको का M2 Pro, जो कि 12,000 के आसपास आपको देखने को मिल जा रहा था। लेकिन वहीं पर अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर की बात करूं एक्सिनोस में, तो वो था 9611। इनकी परफॉर्मेंस आपस में मिलती जुलती थी। तो यहाँ पर जो इनका सबसे सस्ता फोन था जिसमें आपको एक्सिनोस 9611 देखने को मिल रहा था, वो था इनका M31, जो कि आपको 15 से 16,000 की रेंज में देखने को मिल रहा था। तो एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज करने के बावजूद भी प्राइसेस को सैमसंग कंट्रोल नहीं कर रहा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इस चीज को बचा रहा है अपने प्रॉफिट के लिए। पॉइंट नंबर 2, क्लोजर इंटीग्रेशन। हमें पता है सैमसंग जो है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड का बादशाह है। अगर हम बात करें रैम की, स्टोरेज की, प्रोसेसर की, डिस्प्ले की, कैमरा सेंसर्स की, सब कुछ सैमसंग बनाता है। तो यहाँ पर एप्पल जैसा वो भी एक बहुत ही क्लोज इंटीग्रेशन चाहता है अपने हार्डवेयर और अपने सॉफ्टवेयर के साथ। एप्पल की ऑप्टिमाइजेशन का आपको पता ही है, वो 6 GB रैम के साथ 16 GB रैम वाले एंड्रॉइड फोन को पीछे छोड़ देता है। उसकी बायोनिक चिप स्नैपड्रैगन या एक्सिनोस से भी 2 जनरेशन आगे है। वो अपने 3000 mAh की बैटरी के साथ 4500, 5000 mAh की बैटरी को इजीली बीट कर सकता है। तो ये सारा चीज एप्पल अचीव कर पाता है अपने क्लोजर इंटीग्रेशन की वजह से। और यही वो रीजन है कि सैमसंग चाहता है कि हम एक्सिनोस पर लगातार काम करते रहें, ताकि हम अपने प्रोडक्ट्स को और एफिशिएंट बना पाए। इवन सैमसंग ने ऐसा पहले ट्राई भी कर रखा है। सैमसंग का टाइजन ओएस अगर आपको याद हो तो Z सीरीज के अंदर सैमसंग का Z3 था शायद, जिसमें आपको टाइजन ओएस देखने को मिल रहा था। अब उसके बारे में आगे बात करनी देखो बनती तो है नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल एक फेल्ड प्रोजेक्ट था। तो यहाँ पर इसी वजह से सैमसंग ने उसे डिच कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सैमसंग शायद अपने ओएस पे काम ना कर रहा हो। ये भी हो सकता है कि वो एक्सिनोस पर लगातार काम कर रहा है, लगातार उसको बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है, लगातार उसमें R&D यूज कर रहा है, क्योंकि शायद वो साइड में अपने ओएस के ऊपर भी काम कर रहा हो। और हो सकता है कि सैमसंग फ्यूचर में जब उसे जरूरत पड़े, जैसे हुआवे को जरूरत पड़ी जब उसका अमेरिका के साथ सब कुछ खत्म हो गया, एंड्रॉइड को वो नहीं यूज कर सकता, तो उसने हार्मोनी ओएस को डेवलप कर लिया। सिमिलरली या तो जरूरत पड़ने पर या फिर फ्यूचर में जब उसे लगेगा सैमसंग को, तब वो अपने ओएस के साथ मार्केट में आ सकता है। और यहाँ पर आपको एक्सिनोस 2200 के अंदर AMD का RDNA 2 आर्किटेक्चर का GPU कोर्स देखने को मिलेंगे। ये वही आर्किटेक्चर है जो आपके PS5 के अंदर यूज करा जा रहा है। अब यहाँ पर आर्किटेक्चर का मतलब है डिजाइनिंग चिप की वही यूज करी जा रही है। लोग ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि पावर भी PS5 जैसी होगी या फिर इतना ही खतरनाक होएगा। नहीं, यहाँ पर कैपेबिलिटीज इसकी बढ़ जाती हैं उस डिजाइनिंग, उस आर्किटेक्चर की वजह से, जिसकी वजह से सैमसंग इसे एडवर्टाइज कर रहा है कि इसके अंदर आपको रे ट्रेसिंग देखने को मिलेगी, VRS सिस्टम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। बट उसका फायदा क्या है, वो एक्चुअल में तो यूज होगा नहीं। आपको ये चीज सैमसंग के प्रेजेंटेशन में बहुत बड़े बड़े वर्ड्स देखने को मिल जाएंगे जब ये अनाउंस करा जाएगा कि इस चिप के अंदर आपको क्या क्या कैपेबिलिटीज देखने को मिल रही है। लेकिन जब तक सैमसंग एक्सक्लूसिवली किसी गेम डेवलपर के साथ काम नहीं करता, जैसे PUBG के साथ ही, अगर सैमसंग एक्सक्लूसिव PUBG के साथ काम करके वो बोले कि भैया तुम अपने गेम के अंदर रे ट्रेसिंग ऑन कर दो, तब जाकर ये कहा जा सकता है कि हाँ रे ट्रेसिंग वगैरह ये सब कुछ हमारे एक्चुअल यूज में आएंगी। लेकिन ये चीज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है जब तक क्वालकॉम भी रे ट्रेसिंग अपने चिप्स के अंदर नहीं डालता, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ डिवाइसेस क्वालकॉम और मीडियाटेक के साथ में है। इसी वजह से गेम डेवलपर के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि वो अपने आप बिना किसी कारण रे ट्रेसिंग देना शुरू कर दे। तो यहाँ पर हाथ पैर तो बहुत मारा जा रहा है और ये एक अच्छी बात भी है। पॉइंट नंबर 3, 5G। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है, फोन के अंदर CPUs नहीं होते, फोन के अंदर होती है SoC के अंदर CPU GPU सब कुछ आता है। उसी के साथ आता है 5G मॉडेम या 4G मॉडेम या फिर नेटवर्क मॉडेम, जो आपके नेटवर्क को कैलिब्रेट करेगा, उसको ऑपरेट करवाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको याद हो 2020 में S20 के साथ आपको US वेरिएंट में 865 देखने को मिल रहा था, जिसमें आपको 5G मिल रहा था क्योंकि उसमें X55 मॉडेम था। लेकिन वही इंडिया के अंदर एक्सिनोस 990 देखने को मिल रहा था, जिसमें हमें 5G कैपेबिलिटीज नहीं मिल रही थी। अब यहाँ पर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि 990 के अंदर 5G कैपेबिलिटीज थी, लेकिन सैमसंग ने उसे बंद कर दिया था। इनफैक्ट कोई भी कंपनी, सैमसंग, रियलमी, शाओमी वगैरह, अगर क्वालकॉम या मीडियाटेक का कोई भी प्रोसेसर उठाते हैं, उसमें वो लोग जितने ज्यादा 5G बैंड्स को एक्टिवेट करेंगे, उतनी ज्यादा रॉयल्टी उन्हें मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम को देनी पड़ेगी। यहाँ पर सैमसंग के पास ये एडवांटेज है कि खुद का फोन है, तो वो कितने चाहे उतने 5G बैंड्स डाल सकता है। इसी वजह से आपको स्टार्टिंग से ही सैमसंग के अंदर ज्यादा बैंड्स देखने को मिल रहे थे। आपको ये फोन याद है ना जिसमें स्पेसिफिकेशन के नाम पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 11 5G बैंड दे दिए। इस वजह से फोन को प्रमोट किया जा रहा था। तो घर की खेती होने का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। नेक्स्ट पॉइंट है, पीपल रियली डोंट केयर। अगर हम 2020 का फर्स्ट हाफ देखें तो उस टाइम दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था A51, एंड्रॉइड, आईफोन, सारी कैटेगरीज में। जब बाद में आईफोन आया तब आईफोन 11 ने इसे ओवरकम कर दिया और एंड्रॉइड में स्टिल
A51 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था। 2019 के अंदर A10 दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन था एंड्रॉइड के केस में। अगर हम इन दोनों ही फोन्स की बात करें, दोनों के अंदर हमें एक्सिनोस चिपसेट देखने को मिले। एक के अंदर 9611, एक के अंदर 7884। अगर हम बात करें 7884 की, तो 2019 में ये 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर था, जबकि इससे सस्ता स्नैपड्रैगन 665 आपको 11 नैनोमीटर पे मिल रहा था। इसके बावजूद भी सैमसंग खुद अपना ही चिपसेट यूज कर रहा था, फोन को महंगा भी रख रहा था, और इसके बावजूद भी ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन बना। तो ये डेटा क्लियरली शो करता है कि लोगों को नहीं मतलब है इस चीज से। मेरे और आपके जैसे टेक एंथुसियास्ट लोग बहुत ज्यादा कम है आज के टाइम में। नहीं मतलब उन्हें कि प्रोसेसर कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी मिलेगी, कितना टाइम तक चलेगा, हीटिंग होगी नहीं होगी, उन्हें फोन से मतलब है, ब्रांड से मतलब है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्प्ले और कैमरा ही देखते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और इन दोनों ही डिपार्टमेंट में सैमसंग काफी अच्छा करता है, भले ही उनका मिड रेंज सेक्शन हो या फिर लोअर सेक्शन भी। इसके बाद आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पर कि क्या एक्सिनोस वाकई में फ्यूचर में अच्छा कर सकता है। तो अगर हम देखें पास्ट को, तो सैमसंग से पहले सोनी पूरे इंडस्ट्री का लीडिंग था कैमरा सेंसर के मामले में, लेकिन धीरे धीरे करके सैमसंग आगे आया और आज के टाइम में फ्लैगशिप फोन्स के अंदर भी हमें सैमसंग के प्रोसेसर देखने को मिल रहे हैं। इवन अगर मेगापिक्सल काउंट की बात करें तो वहां पर तो वो सोनी को आने भी नहीं दे रहा। सबसे पहले 64 मेगापिक्सल का सेंसर, उसके बाद 108 मेगापिक्सल का सेंसर, और अब उसने 200 मेगापिक्सल का सेंसर बनाकर दिखा दिया है। इसके बाद दुनिया के लगभग 80% फोन्स में आपको सैमसंग की रैम देखने को मिलती है। डिस्प्लेस की बात करें, सारे फ्लैगशिप्स यही चाहते हैं कि उन्हें सैमसंग की डिस्प्ले मिले। इसके बाद CES 2022 में आपने उसके फोल्डिंग कॉन्सेप्ट्स को देख लिया कि उनकी ओलेड डिस्प्लेस क्या क्या कर सकती हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली स्कोप बहुत ज्यादा है, और उसकी हिस्ट्री ये बताती है कि उसने जब ये काम करे हैं तो वो जब फेल होता है तो वो तुरंत रोक देता है उसे। एक्सिनोस इतने टाइम से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, लेकिन फिर भी सैमसंग लगातार उस पर काम कर रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि फ्यूचर में डेफिनेटली सैमसंग के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिसके लिए वो इस पर काम लगातार करता जा रहा है। इसके बाद हमारा लास्ट सवाल कि सैमसंग अपने एक्सिनोस प्रोसेसर को दूसरी कंपनीज को क्यों नहीं बेचता। बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि एप्पल भी तो अपना जो A15 A13 चिप है वो किसी को नहीं देता, दूसरे फोन में हमें नहीं देखने को मिलता। तो यहाँ पर एप्पल जो है वो जानबूझकर अपनी चिप्स को किसी दूसरे कंपनी को नहीं बेचता, जबकि सैमसंग चाहकर भी किसी दूसरी कंपनी को अपनी चिप नहीं बेच सकता। क्वालकॉम यूएस की वन ऑफ द ओल्डेस्ट और बहुत बड़ी कंपनीज में से एक है। नेटवर्किंग के फील्ड में उसने बहुत ज्यादा काम करा हुआ है। इसी वजह से स्टार्टिंग के टाइम में ही उसने बहुत सारे ऐसे एक्सक्लूसिव पेटेंट्स हैं जो अपने नाम करवा लिए हैं। और कोरियन इकोनॉमिक डेली के माने तो इसी वजह से सैमसंग या हुआवे यूएस के अंदर अपनी चिप्स को नहीं बेच सकते। इसी वजह से किरिन भी आपको केवल हुआवे के फोन में ही देखने को मिलता था। लेकिन फिर यूएस की एक गवर्निंग बॉडी फेयर ट्रेड कमीशन, उनका ये मानना है क्वालकॉम जो ये कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है। इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ एक इशू जारी करा और क्वालकॉम को करीब $865 मिलियन की पेनल्टी भी लगी थी। 1993 से पहले यूएस के अंदर क्वालकॉम के अलावा दूसरी चिप्स का यूज भी नहीं किया जा सकता था, लेकिन 1993 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जहां पर सैमसंग या दूसरा जो भी ब्रांड है वो अपने ही मैन्युफैक्चर्ड फोन के अंदर अपनी चिप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी भी किसी दूसरी कंपनी को चिप्स नहीं बेच सकते। लेकिन फाइनली 20 साल बाद 2013 में एग्रीमेंट ये हुआ फाइनली कि हाँ भाई, कंपनीज मैन्युफैक्चर कर सकती है, अपने फोन में लगाकर बेच सकती है और वो दूसरी कंपनीज को भी अपने चिपसेट बेच सकती है। लेकिन जब वो ऐसा करेंगे तो उन्हें पेटेंट की लाइसेंसिंग फीस देनी पड़ेगी क्वालकॉम को, और वो लाइसेंसिंग फीस छोटी मोटी नहीं होने वाली। इसी वजह से सैमसंग चाह कर भी अपनी चिप्स को किसी दूसरी कंपनी को नहीं बेच सकता, क्योंकि कोई भी, अगर मैं ही सैमसंग की चिप को खरीदूंगा तो सैमसंग को क्वालकॉम को पैसा देना पड़ेगा मोटा। इसी वजह से जो चिप वो मुझे देगा उसकी भी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उससे अच्छा डायरेक्ट क्वालकॉम की चिपसेट यूज करूं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दुनिया में कहीं भी एक्सिनोस के चिप सैमसंग के अलावा दूसरे फोन में नहीं यूज करे जा रहे। Vivo X60 में आपको एक्सिनोस प्रोसेसर देखने को मिलता है चाइना ओनली वेरिएंट में। Meizu 5 Pro के अंदर आपको चाइना ओनली वेरिएंट के अंदर एक्सिनोस का चिपसेट देखने को मिलता है। और वहां पर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर कोई भी पेटेंट वगैरह काम नहीं करता, वहां पर काम करती है गवर्नमेंट। यूएस ने चाइना के साथ बहुत सारी डील्स को कैंसिल कर दिया। चाइना ने भी ये करा कि भैया जब तुम ऐसा कर रहे हो तो हम भी ऐसा करेंगे, हम भी यूएस से डील करना बंद कर देंगे। तो यहाँ पर इसी वजह से जहाँ पर क्वालकॉम यूज हो रहा था वहां पर अब एक्सिनोस के प्रोसेसर यूज हो रहे हैं दूसरे फोन्स के अंदर, लेकिन वो केवल चाइना के अंदर ही होंगे। बाकी पॉइंट सारे यही थे। और अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो भाई देखो, डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है कि सैमसंग के पास कोई सॉलिड प्लान जरूर है। बाकी अगर आपको लगता है, जो भी आपके मन में है, उसे नीचे कमेंट करके जरूर बताने देना। अगर हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।